इसमें लिखेंगे वह न्यूनतम आवेश, वह न्यूनतम आवेश, शांत बैठ रहे हो, सबको आवाज जाएगी वहां तक ही लास्ट तक। वह न्यूनतम आवेश जो किसी आवेशित वस्तु पर, वह न्यूनतम आवेश जो किसी आवेशित वस्तु पर हो सकता है, जो किसी आवेशित वस्तु पर हो सकता है, मूल आवेश कहलाता है। मूल आवेश कहलाता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, देखो ये वाला ई, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम होता है। एक 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 होता है। हो गया भाई? मूल कण कौन से होते हैं भाई? मूल कणों का संगठन, मूल कण कौन से होते हैं? अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, मुझे कौन सी दुनिया में लगोगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 मूल कण होते हैं। परमाणु होता है, परमाणु दुनिया में किसी भी सूक्ष्म वस्तु को बनाने की इकाई होती है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में अगर हम किसी वस्तु को तोड़ते रहें तो सबसे छोटा कण जो बचेगा वो परमाणु होगा। परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों ओर गति करते रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं। ठीक है, मतलब परमाणु हो गया, परमाणु के भीतर भी एक छोटा सा कण होता है और वो नाभिक होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। यहाँ तक समझ गए? प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया है कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो है ये भी और छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। उन कणों को हम कहते हैं अप क्वार्क, डाउन क्वार्क और स्ट्रेंज क्वार्क। लिखवाने वालों, इन 3 कणों को आपस में संगठन से ये कण बने हैं। मतलब ये सिर्फ माना गया है, इसका कोई प्रायोगिक तथ्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परमाणु का आकार इतना छोटा होता है कि अभी तक किसी मशीन द्वारा हम परमाणु को देख नहीं सकते। खोजें बहुत हो चुकी हैं, लेकिन परमाणु इतना छोटा होता है कि एक सुई की नोक पर, सिर्फ फ्रंट पर सुई के नोक पर 3 करोड़ परमाणु आ सकते हैं। तो उसका आइडिया तुम लगा सकते हो कि परमाणु कितना छोटा हो सकता है। हाँ जी, परमाणु को अभी तक किसी ने नहीं देखा है। परमाणु का आकार 10 की घात माइनस 10 मीटर कोटि का होता है। हमारे पास जो अब तक मशीन है, हम जस्ट परमाणु देखने के निकट हैं। हमारे पास जो मशीन बन चुकी है अब तक वो नैनोमीटर बन चुकी है और वो 10 की घात माइनस 9 तक देख लेती है। ठीक है जी, माइक्रोमीटर 10 की घात 6 तक देख लेता है। हाँ जी, प्रयोग का मतलब है कि हमने सबसे पहले टॉमसन का मॉडल पढ़ा था। टॉमसन ने बताया था परमाणु कैसे कैसा होता है। उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था। रदरफोर्ड ने पूरा प्रयोग करके दिखाया कि एक सोने की पिन्नी ली, उसमें कोई अल्फा कण निकाल के दिखाएं। रदरफोर्ड के मॉडल में संशोधन किया नील बोहर ने, नील बोहर के मॉडल में संशोधन किया सोमरफेल्ड ने। और हाँ जी, तो ये आपस में मॉडल चल रहे हैं। अब इनके प्रयोग करने का तथ्य ये है कि इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है वो, लेकिन बस ये प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो बहुत दूर की बात है। और याद रखना, अरे सुनो इधर, अभी 3 मूल कणों के बारे में तुमने सुना है। ऐसे ऐसे अब तक 30 कण खोजे जा चुके हैं जो परमाणु के अंदर ही अंदर हैं। परमाणु का आकार किसी को नहीं पता है, मतलब आकार पता है, परमाणु देखा किसी ने नहीं है, लेकिन उसके अंदर 30 कण अब तक खोजे जा चुके हैं। 10-12 तो तुम इंटर में पढ़ लोगे। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो हैं ही,
फिर एक पॉजिट्रॉन हो जाएगा, एक न्यूट्रिनो हो जाएगा, एक एंटी न्यूट्रिनो हो जाएगा, एक पाई मेसोन हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, गामा हो जाएगा, फोटोन हो जाएगा। ये सब इसी के अंदर पाए जाते हैं। तो 10-12 तो तुम पढ़ लोगे और बाकी और भी हैं तुम्हारे। तो जैसे जैसे तुम उसमें आते रहोगे जैसे जैसे आते रहोगे उसी हिसाब से तुम ये कण पढ़ते रहोगे। हेडिंग है तुम्हारा परमाणु का संगठन, सॉरी परमाणु कण, मूल कणों का संगठन। हाँ, मूल कणों का संगठन, हेडिंग डालो ये। ऐसे लेके जाएगा मूल कणों। अरे का है भाई, लैंग्वेज बना ले करो अपना। अब देखो बेहतर, इसमें लिखेंगे प्रयोगों के आधार पर, लिखो भाई प्रयोगों के आधार पर, इसमें लिखेंगे मूल कणों के संगठन में प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन तीन सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्वार्क कहते हैं। देखो ये, जिन्हें क्वार्क कहते हैं। क्वार्क कहते हैं, यह निम्नलिखित हैं। हाँ, लिख दो ये। हाँ, हाँ जी, सेकंड में डाउन करो। यू
देख लेना, 1 मिनट इधर देख लो जरा, देखो इधर इधर, बाद में उतार लेना, पहले समझ लो। उतारोगे क्या पहले? निपटो भाई साहब तुम भी। हाँ अब देखो इधर, जितने भी हमारे मूल कण हैं, जैसे कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो इन कणों से आपस में मिलकर बने होते हैं। जैसे कि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन वो 2 अपक्वार्क, मतलब 2 अपक्वार्क से और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। अब प्रोटॉन पर तुम्हें पता है कितना आवेश होता है? वो प्लस का ई होता है। प्लस का ई का मतलब क्या होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 होता है प्लस में, समझ गए? माइनस में जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पर होगा। और न्यूट्रॉन पर क्या होता है? उदासीन, उस पर होता ही नहीं है। तो हमें ये मान निकाल के लेकर आना है कि प्रोटॉन पर ये आवेश आना चाहिए इन आपस में मिलाकर। तो हम हल करते हैं इसे जरा। 2 और u का मान लगा दो, 2/3 हो गया ये e, प्लस और 1 माइनस के ये हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ आपस में इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, p की वैल्यू निकालने हैं अभी हम, तो 4 हो जाएगा, 4e/3 और यहाँ हो जाएगा माइनस, ऐसे समझ लो कितना हो जाएगा? 3 ऐसे आ गया, 4e में से 1e जाएगा, ये बचेगा किसका? प्लस का। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है और ये प्रोटॉन पर आवेश होता है। ऐसे ही न्यूट्रॉन जो होता है ना, वो अपना आप हल कर लेना। ऐसे न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन वो 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। इसे हल करोगे ना तो इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो ये तुम्हारे क्वार्क होते हैं। एक बार 1 नंबर में क्वेश्चन आ गया था, ये ना थोड़ा नियम मिलता जुलता न्यूटन के नियम से है। अब सुन लो जरा 1 मिनट। न्यूटन का नियम याद होगा तुम लोगों को। 2 द्रव्यमान हुआ करते थे, m1 m2, उनके बीच की दूरी हुआ करती थी r। अरे किसे याद है? बोल दो ऐसे ही। न्यूटन का नियम फर्स्ट ईयर में जो था, बीच की दूरी का फर्क है। और द्रव्यमानों के देखो इधर, न्यूटन का जो नियम था वो ये था कि जो 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला बल होता है, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, गुणनफल के अनुक्रम, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पिंड थे और उनके द्रव्यमान थे, यहाँ कोई कण है और उन पर आवेश है। आवेश का मतलब है Q1 और Q2, इन पर आवेश है, उनके बीच की दूरी जो है वो r है। कण जो है वो कैपिटल A और कैपिटल B हैं, इन पर Q1 आवेश है और इस पर Q2 आवेश है। नियम ये कहता है कूलॉम का नियम अनुसार कि जो बल है वो अनुक्रमानुपाती होता है Q1 गुणा Q2 के। समीकरण नंबर 1 हो जाती है। और ये बल जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है इनके बीच की दूरी के वर्ग के। जब इन दोनों को मिलाते हैं समीकरण 1 और 2 को, तो F अनुक्रमानुपाती हो जाता है Q1 Q2/r² के। अनुक्रमानुपाती हटा देते हैं और A लगा देते हैं थोड़ी देर के लिए अभी, Q1 Q2/r²। ये कूलॉम का नियम है। और ये वो नियम है जब तक फिजिक्स चलेगी ना अभी तक तुम्हारी, या जब तक ताउम्र फिजिक्स चलेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की बात कर रहे हैं हम, और मैग्नेटिक की, इन दोनों फिजिक्स में ये नियम कॉमनली चलता रहेगा। इसके बिना ये चल नहीं सकती, ना फिजिक्स आगे को बढ़ेगी और ना ही इसके बिना कोई नम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ये तो कॉमनली है और इसमें ना ही कोई अपवाद है। यूनिवर्सल नियम होते हैं। यूनिवर्सल नियम का मतलब होता है जिनमें इनकी कोई सीमा नहीं होती, जिनमें कोई त्रुटि नहीं होती है, और जो अभी तक फेल नहीं हुए। हाँ जी, नहीं के नहीं आएगा अभी। कारण होता है अगर
उसका कारण मैं बताऊंगा कि ये क्यों नहीं आएगा, अभी 5 मिनट बाद बताएंगे। तो ये आ गया तुम्हारा, सुन लो 1 मिनट जरा। अरे 1 मिनट, ओ रुक जाओ 1 मिनट। ये कूलाम का नियम, अब कूलाम का नियम सुन लो एक बार जरा, क्योंकि कूलाम का नियम अगर एक बार तुमने सुन लिया ना तो ऑटोमेटिक याद हो जाए, क्योंकि न्यूटन का नियम ऑलरेडी पहले से पता है। और अगर हम फिजिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आता ही नहीं है, समझ गए? मतलब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा मीठी हो जाए ना तो वो फिर अच्छी नहीं लगती है। एग्जामिनर को भी पता है कि ये कितना भी बेकार से बेकार बच्चा हो, समझ गए, वो एक नियम तो पढ़ कर आएगा ही आएगा, तो इसलिए वो एग्जाम में देते नहीं है। किसी साल तो मान के चलो 90 के दशक की बात करें हम, तो ऐसा आता था 91, 92, 93, 94, 95 ऐसा करके सनों के साथ लिखा हुआ होगा ये। और सन 2003, 4 और 8 के बाद में तो बेचारा कभी कभी देखने मिलता है, क्योंकि कॉमनली हर किसी को पता है, एग्जामिनर को भी पता है कि ये तो हर कोई पढ़ के जाएगा। पहले उसमें चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, तो इम्पोर्टेंट है और हमेशा इम्पोर्टेंट ही रहेगा, और इतना इम्पोर्टेंट है कि आना बंद हो गया है, ठीक है। लेकिन पढ़ के फिर भी जाना है तुम्हें, क्योंकि इसके बिना तो आगे के कोई सवाल भी नहीं होने, ना ही कोई आर्टिकल होने, ये तो ये ऑटोमेटिक याद भी हो जाएगा तुम्हें। नियम सुन लो सही से। इस नियम के अनुसार ऐसे लिखेंगे हम, इस नियम के अनुसार 2 बिंदु आवेशों के बीच, ठीक है ना, 2 बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, वहां सिर्फ आकर्षण लगता था द्रव्यमानों के मध्य, लेकिन इसमें आकर्षण भी लग सकता है, प्रतिकर्षण भी। आकर्षण कब लगेगा? जब एक प्लस और एक माइनस हो। प्रतिकर्षण कब लगेगा? जब दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो, तो दोनों तरीके का बल लग सकता है, इसलिए हम दोनों बोलेंगे। 2 बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि आवेश यहाँ रखें और बल घूम कर ऊपर से लगेगा, आमने सामने बल लगेगा, अनुदिश कार्य करेगा, ठीक है नहीं, ऊपर नीचे से नहीं लगेगा, आमने सामने से लगेगा। नियम फिर दोबारा सुन लो। 2 बिंदु आवेशों के बीच, बिंदु आवेश बोलने जरूरी है, और अच्छा होगा कि स्थिर बिंदु आवेश बोलो, क्योंकि बिंदु चल नहीं सकते, ये स्थिर रहेंगे तब की बात है। अगर स्थिर कोई नहीं लिखवा रहा है या बिंदु नहीं लिखवा रहा है ना इस नियम में, तो वो नियम गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसमें लेंगे 2 बिंदु आवेशों के बीच या 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण होता है कि अगर इनमें से एक माइनस हुआ एक प्लस होना तो भी हम प्लस प्लस ही लेंगे, परिमाण लेंगे हम उसका, ठीक है ना जी, चिन्ह सहित नहीं लेंगे हम उसे, ये है कहने का मतलब। तो उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। किसी की याद हुआ? दोबारा सुन लो। 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, क्या भारी है यार, सिंपल सी बात है। 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ठीक है ना, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। कौन सुना सकता है? एक लड़कों में से, लड़कियों में से कोई नहीं? सुनाओ। अरे सुनन दियो उसका जरा। तो तुमने क्या खाम खा हाथ खड़ा कर दिया? ना सुनने हमारी मर्जी, हम तो तुमसे सुनेंगे। हाँ बोलो, बोलिए भाई। उनके किनके? ऐसा ना चलेगा काम, जो इनके बीच के ऐसा जो सा काम ना चलेगा। बस हो ना, हाँ लगभग ठीक है, 99% ठीक हो गया है। और कोई लड़कों में से एक ही पास होगा क्या? बस ये तुमसे तो पहले पूछा था। हाँ जी पड़ोसी, लास्ट वाली लाइन छोड़ देना, जितना आ रहा है तुमने तो बताओ। अब ओए देखो, ये जो एक दूसरे कान में बता रहे हो ना, उनसे अच्छा ना मुझे बताओ, क्योंकि वो तो खुद परेशान है जिसके कान में बता रहे हो। हाँ बताओ।
अगर अगर कोई नियम सुना रहा है उसका सुन भी लोगे ना, खुद को याद भी नहीं है, सुन भी लोगे ना, तो वो भी रिपीट हो रहा है तुम्हारे दिमाग में, और वो भी कोशिकाएं तुम्हारी जाग ही रही हैं, मर ना रही हैं इसके हिसाब से। तो अगर जो ध्यान से सुन भी लोगे ना शांति के साथ में, तो भी तुम्हारी पढ़ाई का ही काम हो रहा है, वो भी कोई भैंसा चुगाने का काम थोड़ा चल रहा है, सुन भी रहे तो। कोई एक सुना रहा होगा ना तो अपने काम पे लग जाएंगे, और सुना भाई क्या हाल चाल है। अबे नलायको, ये भी तो गुलाम का नियम ही चल लिया है। मैं बोलूंगा तो सुनेंगे, बाकी कोई और बोलेगा तो चल भाई तू निपटता रहे और मैं अपने काम में लग जाऊं। यार हद है भाई। और बता, शर्म आने वाली बात है, इतने सारे बच्चों में से एक लड़के की याद हुआ है और टूटा फूटा एक लड़की की याद हुआ है। चलो ठीक हुआ होगा, बता। और अभी तक नियम याद नहीं हो रहा है। अब तो तुम भैया क्या खा रहे हो और क्या समझ रहे हो यार। और मैं बोल रहा हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट नियम है कि पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट नियम है, मिठास के मारे भी कड़वा हो गया, इतना इंपॉर्टेंट नियम है। और इसे हम सिर्फ ऐसे नहीं छोड़ सकते कि लिखवाया और जाओ घर को, ये नहीं हो सकता इसमें। चाहे आज एक ही नियम हो, लेकिन दिमाग में घुसना चाहिए, वो नियम होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो आगे को फिजिक्स चलनी नहीं है, आगे को विद्युत क्षेत्र भी इसी के आर्टिकल्स आने वाले हैं। ओए सुन लो इधर, हाँ बोलो। एक बार मैं सुना रहा हूँ, फिर दोबारा सुन लो। अबे यार सुन भी ले करो कभी कभी। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच स्थिर बिंदु आवेश बोलो, क्योंकि बिंदु जो है वो चल फिर नहीं सकते, चल फिरेंगे ना तो नियम चेंज हो जाता है फिर। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। किसी का नहीं हुआ? हाँ जी अनस बोलो। बिंदु आवेशों सही है, सही है। यह बल चलो ठीक है। और कोई लड़कियों में से एक दो बोलो। एक सेकंड हाँ। उन दोनों नहीं रुको। हाँ जी अरे सुन लो। उन दोनों आवेशों लिखो भाई, लिखो यार नियम लिखो। इस नियम के अनुसार लिखो, कॉपी में लिखो। इस नियम के अनुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
यह बल, फुल स्टॉप लगा लिखो, यह बल उन दोनों आवेशों को, यह बल उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ऐसा करके लिखो, क्योंकि खिंचाव हुई रेखा नहीं होती है, सिर्फ कल्पना की जाती है। उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा के अनुदिश कार्य करता है। उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा के अनुदिश कार्य करता है। इन्वर्ट को बंद कर देंगे और नई लाइन से लिखेंगे, माना दो बिंदु आवेश, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2, दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तब कूलाम के नियम से, स्मॉल r है, दोबारा बता दिया, देखो पेमेंट पूरा हो गया, हाँ से लिखेंगे, तब कूलाम के नियम से, और ये सब उतार लेना। देखो साइड में चित्र बनाना और ये सब, अभी नियम पूरा नहीं हुआ है, अभी मैं और लिखूंगा, अभी यहाँ तो उतार, चित्र साइड में बनाओ, ये इधर को उतार लो, साइड में एक और, सब ठीक है। अब देखो इधर, अरे सुन लो यार एक मिनट, जहां ए एक नियतांक है, जिसका मान a बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, याद रखना 1/4 पाई, और ये जो ना एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन ऐसा होता है, देखो इधर, अरे जहां एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता होती है, जहां एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता होती है, तब समीकरण 3 से हम दोबारा देखेंगे कि कूलाम का नियम कैसे बन जाएगा। कूलाम का नियम हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r²। अभी भी नियम खत्म नहीं हुआ है, देखो इधर ये एक हेडिंग बीच में बना के लिखोगे, माध्यम का परावैद्युतांक, ध्यान से देखते हो, पहले अभी साथ साथ मत उतारो, पहले देख लो, इधर हो फोटो कॉपी की दुकान हो, इधर देख लो जरा, हाँ क्या फोटो स्टेट चला रहे हैं। ए का मान जो था वो ये प्रयोगों के आधार पर आया, जो कूलाम ने नियम निकाला अपना, तो ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन आ गया, एप्सिलॉन उठाकर पूरे का पूरा हमने ए के स्थान पर लगा दिया यहाँ, ठीक है ना, तो ये नियम बन गया है। अभी ये भी पूरा नहीं है, हमें एप्सिलॉन का मान लगाना है अभी। तो देखो इधर माध्यम का परावैद्युतांक, और माध्यम का परावैद्युतांक जो होता है वो होता है K बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ ये कि माध्यम का परावैद्युतांक जो होता है वो बराबर होता है माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता। तो इसे ना बराबर आगे को लिखना, तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ इसे,
माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता मतलब के बराबर जो है वो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, तिरछी गुणा कर देंगे तो एप्सिलॉन बराबर हमें मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट के, और इसे लगा देंगे हम समीकरण नंबर 4 में। समीकरण 4 में, और समीकरण 4 से जब हम लिखेंगे तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहां लिख देंगे यही कूलाम का नियम है। सुन लो एक मिनट जरा भी, यही कूलाम का नियम है। और यहाँ जो है ना, जैसे ये हेडिंग डालोगे माध्यम का परावैद्युतांक, तो यहाँ हिंदी लिखोगे परिभाषा इसकी, और परिभाषा कैसे लिखोगे अपना बना लोगे। यहाँ आगे कैसे लिखोगे कि माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को, दोनों बटे में ना के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, इसे के से प्रदर्शित करते हैं। जब यहाँ आ जाओ तो रुक जाना, मैं लिखवा दूंगा अपना आप, ठीक है ना। तो अभी कुछ लोग पूछ रहे थे ना कि एक स्थान पर हम के ने क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि मैक्सिमम के नियतांक होता है, तो के इसलिए नहीं लिख सकते। अगर हम के लिखते तो दोबारा से हमारे पास घूम कर के ही आ जाता, जबकि हम के हटा के के नहीं लगा सकते, तो इसलिए कोई दूसरा नियतांक होगा तब हम के ला सकते हैं वहाँ। और ये फिक्स है, ये हट नहीं सकता, क्योंकि माध्यम की परमिटिविटी या परावैद्युतांक को हम के से दर्शाते हैं, ये फिक्स होता है, ये बदलता नहीं है कभी भी। तो यहाँ के आता है, इसलिए हम वहाँ के नहीं लिख सकते। यहाँ तक कूलाम का नियम लिखो, और यहाँ जब आ जाओ ना तो थोड़ा सा रुक जाना, 3 लाइनें छोड़ देना, मैं यहाँ परिभाषा लिखवा दूँगा। 3 लाइनें छोड़ के सारी लिख दो, हाँ खुद लिख लो, जिस तरह ना लिखे जाए वो 3 लाइनें छोड़ देना, मैं भी लिखवा दूंगा। लिखना कुछ नहीं है, यही है माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अब सुन लो एक मिनट, दोनों नए शब्द हैं तुम्हारे लिए, ऐसे भी सुन लो, उदासीन आदमी है, क्वेश्चन तो पूछते नहीं है। देखो विद्युतशीलता क्या होती है, किसी भी माध्यम की वो अपनी सहनशीलता के कितनी विद्युत को सहन कर सकता है, वो उसकी अपनी विद्युतशीलता होती है। और परावैद्युतांक वो होता है कि कितना विद्युत का विरोध करता है। विरोध करने का मतलब होता है कि लोहे में अगर जो हम विद्युत प्रवाहित करें तो वो विरोध नहीं करेगा, वो प्रवाहित करवा देगा अपने अंदर। लकड़ी में अगर जो हम प्रवाहित करें तो क्या होगा, तो वो विरोध करेगी, यानी कि लकड़ी का परावैद्युतांक लोहे से अधिक है। तो परावैद्युतांक होता है रुकावट, कुचालकता, जिसकी जितनी ज़्यादा, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कुचालक जो होता है ना, सबसे ज़्यादा परावैद्युतांक जो होता है किसका होता है, माइका जानते होंगे शायद, माइका होती है, मतलब लकड़ी के ऊपर फेस कर, यही है शायद यार। तो माइका है, माइका के बाद लकड़ी नहीं है, माइका के बाद फिर रबड़ उबड़ वगैरह ये आती हैं, समझ गए, इसके वजह बैकेलाइट वगैरह होता है। सिलिका भी हो सकती है, सिलिका में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिलिका पता नहीं है सिलिका का क्रम जो है ना इसकी टेबल का यही है। माइका है, उसमें माइका के बाद रबड़ है, लकड़ी है, फिर ऐसे होते होते सबसे लास्ट में चांदी हो जाती है सबसे, क्योंकि नीचे को जाते हैं ना घटते हुए क्रम में, तो ऊपर सबसे ज़्यादा कुचालक और नीचे सबसे ज़्यादा चालक। तो सबसे अच्छा चालक जो होता है कौन होता है, चालक चांदी, और कुचालक जो होता है सबसे अच्छा वो माइका या रबड़ भी कह सकते हैं। यहाँ तक आ जाएंगे। देखो भाई, विशेष स्थिति लिखनी है हमें इसकी, मतलब इसी के नीचे लिखनी है। और विशेष स्थिति में यह है कि वायु या निर्वात हाँ, जिस वर्ड के नीचे में अंडरलाइन खींच दो ना वो हेडिंग होता है, मान कर जैसे ना, वायु या निर्वात में के का मान 1 होता है, तब F बराबर जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और के नहीं लिखेंगे, के का मान 1 हो चुका है यहाँ, K1 ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये कूलाम का नियम बन चुका है। अब हम कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, ये हेडिंग है, इसका मान हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि संख्यात्मक रूप से कितना आएगा। क्या टाइम हो गया, हाँ जी।